Hi guys, welcome back to the Unseen Banker. So this is the second video of the series that I'm covering, the static portion of the banking awareness. As you all know, the new notification for the IBPS PO came up, and now they have increased the marks for GA portion. And now they have also mentioned that they will be asking circulars of RBI, more of a banking and financial awareness will be asked. So that is now mentioned explicitly in the notification. So you have to focus more on the GA right now. GA can make or break your chances to get selected as IBPS PO. So just concentrate more on the GA for the time being. In this video, we are going to cover liquidity, types of deposits, Udgam portal, measure of money supply, and FRBM Act. Uh, this video is going to be a short video because I want to cover monetary policy in the next 2 to 3 videos. So I want to start it afresh. So this video is going to be a small one. Let's talk about liquidity. So what is liquidity of assets? सिंपल टर्म्स में ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश, राइट? अगर आपके पास गोल्ड है, अगर आप उसको मार्केट में लेकर जाते हो, यू कैन इजीली सेल इट, सो इट इज हाईली लिक्विड, राइट? बट यू वांट टू सेल अ हाउस, आपको एकदम से कोई भी बायर नहीं मिलेगा, राइट? सो दैट मीन्स इट इज रिलेटिवली लिक्विड. सो लिक्विडिटी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हाईली लिक्विड एंड रिलेटिवली लिक्विड. व्हाट इज हाईली लिक्विड? Gold, demand deposits, GSEC, T-bills. What is GSEC? What is T-bill? These are government securities and treasury bills that you can sell easily in the secondary market. What is secondary market? जैसे आप लोग देखते हो कि आप निफ्टी पे, राइट? निफ्टी हो गया आपका, सो एनएससी हो गया आपका या बीएससी हो गया, वहां पे आप सेल करते हो. इसी तरीके से जी सेक ना गवर्नमेंट के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे सेल होते हैं और बाय होते हैं थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस. इनको हम मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे कि क्या होता है मोस्टली, बट दे आर हाईली लिक्विड. ओके, सो गोल्ड, योर डिमांड डिपॉजिट्स, योर जी सेक, योर टी बिल्स आर हाईली लिक्विड. रिलेटिवली लिक्विड आपका होम हो गया, रियल एस्टेट, paintings, right? You can't sell them easily. You have to seek for a buyer. वो आपको एक अच्छा प्राइस देगा तभी आप सेल करोगे, वरना आप नहीं करोगे सेल, राइट? सो इसी में एक टर्म आता है लिक्विडिटी इंजेक्शन. सो व्हाट इज लिक्विडिटी इंजेक्शन? जब आरबीआई बाय करता है बैंक से या एनबीएफसी से जी सेक, टी बिल या फाइनेंशियल एसेट्स ताकि उनको वो कैश दे सके. सो liquidity injection refers to a phenomena when RBI buys banks, NBFCs, GSECs, T-bill, financial assets to give them cash. ठीक है, ये होता कैसे? थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अगेन जो मैंने आपको पहले बताया कि वो उसी तरीके से, और थोड़ा सा एसएलआर, सीआरआर इनके थ्रू भी वो करते हैं, बट उन सबको हम मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे कि कैसे होता है. Next, let's move to deposit types. So there are two types of deposits. We all know that. हम बैंक में जाते हैं, we deposit just cash. That is your demand deposit, right? Time deposit क्या होता है? जब आप FD बनाते हो बैंक में. So it is made for a particular period or a certain period, right? That is 1 year, 2 year, maybe 1 month, 2 months. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स. तो बैंक के भी दो लाइबिलिटीज होती हैं. एक तो बैंक की होती है डिमांड लाइबिलिटी और एक होती है टाइम लाइबिलिटी. So time liabilities are what? FD, RD, what you make, right? These are called as time liability. What is demand liability? The current accounts, saving account में जो आपका पैसा है, या डिमांड ड्राफ्ट आप जो बना रहे हो, राइट, दैट इज नोन एज द डिमांड लाइबिलिटी. ओवर ड्यू एफडी है, मतलब एफडी की मैच्योरिटी हो चुकी है लेकिन आपने अभी तक एफडी को ब्रेक नहीं किया, तो दैट इज ऑल्सो अ डिमांड लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक. पेनल्टी क्या है? बैंक इज लीगली नॉट रिक्वायर्ड टू पे कस्टमर बिफोर द मेच्योरिटी, है ना? मेच्योरिटी से पहले बैंक को लीगली रिक्वायर्ड नहीं है कि वो आपको पे करे. सो बैंक क्या करेगा? आपको पेनल्टी काट देगा अगर आप ये टाइम लाइबिलिटी अपनी निकालना चाहते हो, अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हो एफडी से, राइट? सो पब्लिक कहाँ पार्क करती है अपना ज्यादा पैसा? ये क्वेश्चन आपके सामने होगा. तो पब्लिक अपना मोस्टली पैसा टाइम लाइबिलिटी में पार्क करती है ना? क्यों? क्योंकि हमें एफडी आरडी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है,
एफडी आरडी आपको अगर 6% का इंटरेस्ट देती है, तो डिमांड यहाँ पे आपके सेविंग अकाउंट्स आपको मोस्टली 1.5% और 3%, ये तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इतना ही इंटरेस्ट जाता है। ठीक है। ये क्या है, ये लेस लिक्विड है। लिक्विडिटी की अभी हमने बात की, तो हमें ये पता है कि ये लेस लिक्विड है, ये ज्यादा लिक्विड है, इट्स अ हाईली लिक्विड। मोर लिक्विड क्यों? क्योंकि इट इज इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, राइट। अब हम बात करते हैं बल्क डिपॉजिट्स के बारे में। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बल्क डिपॉजिट्स के अंदर थोड़े चेंजेस अभी हुए हैं रिसेंटली। सो अगर एफडी, इफ एन एफडी इज मेड विद अमाउंट विच इज ग्रेटर देन 3 करोड़ इन scheduled commercial banks एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर, तो उसको हम बल्क डिपॉजिट बोलेंगे। एंड एफडी विद अमाउंट ग्रेटर देन 1 करोड़, अगर वो रीजनल रूरल बैंक्स या लोकल एरिया बैंक्स में है, देन इट इज कॉल्ड एज बल्क डिपॉजिट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि बल्क डिपॉजिट के अंदर क्या चेंजेस हैं। तो काइंड ऑफ स्टैटिक का पार्ट हो गया अभी, है ना, कि बल्क डिपॉजिट किसको बोलेंगे, इन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के टर्म्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के टर्म्स में, या आरआरबी के टर्म में क्या होगा बल्क डिपॉजिट, या आपके आरबीआई के एग्जाम्स में, या आईआरडीआई में भी, नाबार्ड, दे कैन आस्क यू, है ना, वहां पे भी आपको ये काम आएगा। सो प्लीज इसको याद रखिएगा कि बल्क डिपॉजिट्स में जो एफडी का होता है वो क्या होता है। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू इनऑपरेटिव अकाउंट। ठीक है। अब दो टाइप की चीजें होती हैं, एक तो होता है इनऑपरेटिव अकाउंट और एक होता है अनक्लेम डिपॉजिट। सो व्हाट इज इनऑपरेटिव अकाउंट? तो अगर डिपॉजिटर इज नॉट डूइंग एनी ट्रांजेक्शन फ्रॉम हिज साइड फॉर मोर देन 2 years, है ना, अगर आपने 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में नहीं किया है, देन दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज इनऑपरेटिव अकाउंट। According to 2023 data, over 1 lakh crore is stuck here. ओके। सो काफी पैसा है यहाँ पे। यहाँ पे बैंक आपके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ सेविंग अकाउंट, बिकॉज बैंक हैव टू कंटिन्यू पे इंटरेस्ट ऑन इट। दीज आर नोन एज एन ऑपरेटिव अकाउंट, मतलब 2 साल से ऊपर आपका अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन आपने नहीं की है। तो अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है? अगर आपका सेविंग करंट अकाउंट इज नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 years, then it is called as unclaimed deposit. If your FD which you made, but at the time of maturity आपने उसका पैसा लिया ही नहीं, right, और उसको 10 साल से ऊपर हो गए हैं, so that is also an unclaimed deposit. So if fixed term deposit not claimed within 10 years from date of maturity, it is called as unclaimed deposits. According to the recent data, over 42,000 crore are stuck here. सो यहाँ पे भी बैंक कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करता है। बट होता क्या है इस अनक्लेम डिपॉजिट के अंदर, ये जितनी भी अनक्लेम मनी होती है आफ्टर 10 years, ये आरबीआई का डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड है। ठीक है। इस मनी को आरबीआई यूज करता है आपको एडुकेट करने के लिए कि आप क्या करो, क्या ना करो, साइबर फ्रॉड से कैसे बचो, तो वो सब यहाँ से यूज किया जाता है मनी, जो भी आरबीआई यूज कर रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हमको तो अभी क्लेम करना है पैसा। 10 साल बाद मुझे याद आता है कि यार मेरा एक अकाउंट है, मे बी एसबीआई के अंदर मेरा अकाउंट है, आफ्टर 10 years आई गॉट ऑल द इन्फो अबाउट इट एंड आई वांट टू क्लेम इट, और मे बी इट्स योर फैमिली अकाउंट, और आपको वो जो पेपर्स हैं बाद में मिले, एंड नाउ यू वांट टू क्लेम दैट अमाउंट। सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस उद्गम पोर्टल फॉर दैट। इट इज कॉल्ड एज अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। सो आपको क्या करना होगा, यू जस्ट गो फॉर इट। सॉरी, आरबीआई ने इसको सेटअप किया था 2023 में। सो आप याद रखिएगा किसने सेटअप किया है, आरबीआई ने, उद्गम पोर्टल। सो यू कैन easily search your unclaimed deposits across multiple banks at one place, right? आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड यूज करना होगा, एंड यू कैन easily get your money back. ठीक है। सो दिस इज अबाउट द उद्गम पोर्टल। तो थोड़ा याद रखिएगा कि डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड किसका है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इट इज ऑफ आरबीआई। उद्गम पोर्टल किसका है, ये आपको पता होना चाहिए कि इट्स ऑफ आरबीआई। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई को हम डिफरेंट टर्म्स में बोलते हैं, लाइक नैरो मनी और ब्रॉड मनी। ठीक है। नैरो मनी M1 M2 होते हैं और ब्रॉड मनी होता है M3 M4। ये पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए आरबीआई को पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी ऑफ मनी सिस्टम में है, राइट।
तभी हम एक मॉनेटरी पॉलिसी बना पाएंगे, राइट। तो अब ये मनी सप्लाई को अगर हम देखें तो व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई मींस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन टाइम, right? At any given time, total amount of money that is in an economy, it is called as money supply. It plays two roles, right? Money supply दो रोल प्ले करता है। क्या क्या रोल प्ले करता है? फर्स्ट, इट टेल्स यू अबाउट द इन्फ्लेशन, कि वो कैसे रहने वाला है, और इंटरेस्ट रेट्स जो डिपॉजिट्स पे या लोन्स पे आपको बैंक चार्ज करता है वो डिसाइड करता है ये, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर दीज वैल्यूज। सो व्हाट इज M0? जो भी मनी आरबीआई प्रिंट करता है, द मनी प्रिंटेड बाय आरबीआई इज कॉल्ड एज M0, ठीक है। इट इज अ रिजर्व मनी और अ हाई पावर्ड मनी और गवर्नमेंट मनी, इसको आप तीनों तरीके से बोल सकते हो। एंड इट इज इशूड बाय द आरबीआई इश्यूज डिपार्टमेंट अंडर आरबीआई एक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज M1? Coins and currency that is with public plus demand deposit with banks. डिमांड डिपॉजिट्स मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि कासा डिपॉजिट्स, राइट, जो आपने कैश डिपॉजिट किया अपने सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में जो आपका पैसा है, वो जो डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास है, प्लस जो कॉइन्स एंड करेंसी इस वक्त आपकी जेब में है, राइट, आपके वॉलेट में है, दैट मनी, दैट इज नोन एज M1। व्हाट इज M2? M2 इज M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आपका डिमांड डिपॉजिट है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी आप लोगों को पता होगा कि वी हैव सेविंग अकाउंट्स, पीपल ओपन देयर सेविंग अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिस आल्सो। सो अगर उसको भी हम ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज M2। व्हाट इज M3? M3 इज कॉल्ड एज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, मतलब कॉइन्स एंड करेंसी जो पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है, प्लस टाइम डिपॉजिट लाइक FD RD, उनको भी हमने ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज M3। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिजर्व। इसकी मदद से ही हम मोस्टली मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर। आरबीआई फोकस ज्यादा इस पे ही करता है टू मेक द मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, अब बात करते हैं M4। M4 क्या है? बैंक M1 प्लस बैंक TD प्लस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो DD प्लस NTD है, मतलब सब कुछ हमने इंक्लूड कर दिया, दैट इज M4, ठीक है। अब हमने आरबीआई की इशू डिपार्टमेंट के बारे में बात की थी यहाँ पे, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आरबीआई इशू डिपार्टमेंट क्या चीज है। तो आरबीआई इशू डिपार्टमेंट के अंदर दो चीज होती हैं, एक उनके एसेट्स और एक लायबिलिटी। ऑब्वियसली आरबीआई पैसे प्रिंट कर रहा है, राइट, दे आर प्रिंटिंग मनी, सो दे हैव एसेट्स, बट ऑल्सो दे हैव लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है उनकी? जो करेंसी नोट सर्कुलेशन में है, अगर आपने पढ़ा होगा तो करेंसी नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ लायबिलिटी, राइट। जो करेंसी नोट सर्कुलेशन में है वो लायबिलिटी है आरबीआई की। सो आरबीआई इशू डिपार्टमेंट के बाद बात करते हैं कि उनके एसेट्स क्या होते हैं। फर्स्ट, रुपी क्वाइन, ठीक है, जो रुपी क्वाइंस हैं वो एसेट्स हैं आरबीआई के। गोल्ड क्वाइंस, मिनिमम 200 करोड़ रुपए, मिनिमम 200 करोड़ रुपीज आर हेल्ड बाय आरबीआई, तो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड क्वाइंस, तो इसको भी एसेट है ये भी आरबीआई का। गोल्ड बुलियन, मतलब जो आपने बिस्किट्स हम लोग बात करते हैं ना, गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं, सो दैट इज नोन एज गोल्ड बुलियन। मिनिमम 115 करोड़ दे हैव टू मेंटेन अकॉर्डिंग टू द मैंडेट्स ऑफ आरबीआई एक्ट। फॉरेन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग IMF, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पे रिवर्स ट्रांस होता है थोड़ा, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटीज में, तो वो भी उनके एसेट्स का पार्ट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो उनके पास है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेट्स। लाइबिलिटीज में क्या आएगा? लाइबिलिटीज जो करेंसी नोट सर्कुलेशन में, मैंने ऐसे ही बताया आपको पहले से ही, वॉल्ट कैश जो बैंक्स में पड़ा हुआ है ना, या कोई और डिपॉजिट्स है, वो सब उनकी लाइबिलिटीज में आता है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि जो 1 रुपीज का कॉइन है वो तो गवर्नमेंट इश्यू करती है, आई होप आप लोगों को पता हो कि जो 1 रुपीज का कॉइन है वो गवर्नमेंट इश्यू करती है, एंड ठीक है। और जो नोट्स होते हैं ना, जितने भी मतलब 1 रुपी के नोट होते हैं, 1 रुपी का जो पेपर नोट होता है, वहां पे आपको देखना, अगर आपने ध्यान से ना देखा हो तो वहां पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ठीक है। वहां पर आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, सो इट्स अ लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जितने भी कॉइन्स हैं एंड ₹1 पेपर नोट, आरबीआई इशू जरूर करता है, बट दे आर द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई सर्कुलेट देम एज अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो आरबीआई की वेबसाइट, मुझ बहुत जगह पे अलग अलग चीजें लिखी हैं, बट आरबीआई की वेबसाइट ये बोलती है कि
these are the liability of the government, all coins and rupee 1 note. Okay, these are the liability of the government. हम आगे बढ़ते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी पर। ये आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के लिए। दे कैन डायरेक्टली आस्क यू कि कॉल मनी का कितना टाइम होता है, नोटिस मनी का कितना टाइम होता है, टर्म मनी का कितना टाइम होता है। पहले समझते हैं कि होती क्या है। ओके, सो बैंक एनबीएफसीज लैंड अमंग देमसेल्व्स फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। सीआरआर एसएलआर के बारे में बाद में बात करेंगे, बट मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एसबीआई को 10 लाख रुपीज की जरूरत है, दे डोंट हैव इट राइट नाउ। ठीक है, वो एचडीएफसी के पास जाते हैं कि यार मैं आरबीआई के पास नहीं जाना चाहता, प्लीज गिव मी 10 लाख रुपीज फॉर 1 डे। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर आया जिसको मुझे 10 लाख रुपीज पे करने हैं और मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉल मनी, बोरोड फॉर 1 डे, दैट इज ओवरनाइट। ओवरनाइट बोलते हैं मोस्टली कि ओवरनाइट हम लोगों ने बोरो किया, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉल मनी, दैट इज बोरोड फॉर 1 डे। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो मनी वो 2 डेज से 14 डेज के लिए बोरो करते हैं, इट इज कॉल्ड एज नोटिस मनी। ठीक है, टर्म मनी 14 डेज बट लेस देन एन ईयर, लेस देन अ ईयर, उसको हम बोलते हैं टर्म मनी। तो आप ये तीनों चीजें बिल्कुल याद रखना, ये हमेशा पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है, टर्म मनी क्या होता है। मुझे लगता है आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज एक बार रिवाइंड कीजिए वीडियो को एंड वॉच इट अगेन, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट गवर्नमेंट, कैन इट बोरो फ्रॉम आरबीआई? नो, इट कांट बोरो फ्रॉम आरबीआई except in two cases. First is short term ways and means advances, and second during war, disaster, agri crisis और big fall in GDP. ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है FRBM एक्ट 2023। उससे पहले गवर्नमेंट बोरो करती थी, आरबीआई प्रिंट कर देता था मनी गवर्नमेंट के लिए और इन्फ्लेशन वगैरह आते थे। बट जैसे ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नॉर्म्स आए नए, आईएमएफ ने थोड़े चेंजेस कहा गवर्नमेंट से करने के लिए, तो उन लोगों ने फिर एफआरबी एक्ट लेकर आया और उसने ये चीजें बोली कि यू कांट बोरो फ्रॉम आरबीआई। आप बोलोगे कि यार करते तो हैं जीसेक की फॉर्म में, बट जीसेक की फॉर्म में आरबीआई से बोरो नहीं कर रहे हैं, दे आर बोरिंग फ्रॉम पब्लिक। आरबीआई इज जस्ट इशूइंग इट फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, जीसेक को सिर्फ इशू कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, बट इट इज बीइंग बॉट बाय द कॉर्पोरेट्स और बाय द जनरल पब्लिक, राइट? एक्सेप्ट टू टर्म्स, शॉर्ट टर्म वीजन मींस एडवांसेस एंड ड्यूरिंग वॉर, डिजास्टर एंड एग्री क्राइसिस। एफआरबी में क्या बोलता है? वो कहता है कि गवर्नमेंट शुड कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट विद इन X% ऑफ जीडीपी। अभी हमेशा चेंज होता रहता है, करेंटली आई थिंक इट इज 3%, है ना? कि जो जीडीपी का 3% है आपको उतना मेंटेन करना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी आपको बस इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। आप जब आगे हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और उसके आगे हम जब पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, हम सबके बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में जब बात करेंगे, इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा टेंशन मत लेना इस चीज को लेकर। तो इसलिए आरबीआई कांट प्रिंट मोर करेंसी नोट्स टू गिव एज लोन्स टू गवर्नमेंट, है ना? आरबीआई ये नहीं कर सकता कि मैं नोट प्रिंट करते रहता हूँ और गवर्नमेंट को चाहिए लोन तो आप ले लो। इसको हम बोलते हैं मोनेटाइजेशन और डेफिसिट, है ना? जो डेफिसिट था, जो गवर्नमेंट का डेफिसिट था, उसको अगर आरबीआई ज्यादा मनी प्रिंट करता रहेगा और गवर्नमेंट को देता रहेगा, इसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। और ये अभी हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट कहता है कि यू कांट डू इट। अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता है, अगर मनी मान लो आरबीआई प्रिंट करता रहता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, है ना? महंगाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये पैसे बांट देगी, ज्यादा पैसा हो जाएगा पूरे मार्केट के अंदर, मनी विल इंक्रीज। ठीक है, तो इसलिए एफआरबीएम एक्ट ने इसको रोका। ठीक है, अभी सो हम यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि मोस्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप कॉल मनी, नोटिस मनी, इन सबको प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, M0 क्या होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जस्ट रिमेंबर देम। उद्गम पोर्टल क्या होता है? ठीक है, बल्क डिपॉजिट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा डिपॉजिट के टाइप पता चले होंगे। कासा आप सुनोगे काफी जब आप बैंकिंग में होगे ना, कि कासा देखना है, कासा डिपॉजिट कितना है, कासा डिपॉजिट इंक्रीज करो, दे आस्क इट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं,
आई कवर मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस में, क्योंकि थोड़ा लंबा खींचने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, क्योंकि मैं आपको एसएलआर, सीआरआर ये सब भी बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि उसमें ही आपको ये सब कवर करूँ, क्योंकि दिस इज हाउ इट वर्क्स। मॉनेटरी पॉलिसी वर्क कैसे करती है, हम आरबीआई को भी कवर करेंगे उन वीडियोस के अंदर। ठीक है, जल्दी आएंगे वो वीडियोस। इस बार थोड़ा लेट हो गया, आई नो, आई वाज नॉट गेटिंग टाइम, बट मैं बना रहा हूँ वो वीडियोस, आई एम राइटिंग नोट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, तो वो हो जाएगा, जल्दी करते हैं उन वीडियोस को। बाकी आई विल अपलोड दिस पीडीएफ ऑन माई टेलीग्राम। अगर आपने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन जस्ट सर्च द अनसीन बैंकर ऑन टेलीग्राम। मैं ये वाली पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली डिवाइस भी कर सकते हो। पुरानी पीडीएफ तो नहीं है मेरे पास अब, आई डिलीटेड इट, सॉरी फॉर दैट, बट दिस पीडीएफ आई विल अपलोड। ओके, सो नीचे भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप हसलिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।